नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम IOCL HSFC फिटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 3 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, फॉर ग्राइंडिंग कार्बाइड मटेरियल डैश इज यूज्ड। कार्बाइड पदार्थ की ग्राइंडिंग हेतु डैश का उपयोग किया जाता है। ए एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हील, बी सिलिकॉन कार्बाइड व्हील, सी डायमंड व्हील एंड डी कोरेंडम व्हील। सिलिकॉन कार्बाइड एक काफ़ी ज़्यादा हार्ड मटेरियल होता है। अगर हम हार्डनेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल होता है डायमंड, देन सिलिकॉन कार्बाइड ही ऐसा मटेरियल होता है जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। तो इस हार्ड मटेरियल को कट करने के लिए या ग्राइंड करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमें डायमंड की ज़रूरत पड़ेगी। और डायमंड से हम अधिकतर क्या चीज़ कट करते हैं? नॉन फेरस मेटल को कट करते हैं। दो तरीके के मटेरियल होते हैं, एक फेरस मटेरियल, एक नॉन फेरस मटेरियल। फेरस मटेरियल या फेरस अलाव कौन से होते हैं? फेरस मटेरियल होते हैं स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम, ये क्या है? ये फेरस मटेरियल है। नॉन फेरस मटेरियल कौन से हुए? उन्हें हम नॉन मेटल भी बोल सकते हैं, सच एज स्टोन, गिलास, सिरामिक, कार्बाइड। ये क्या है? ये नॉन फेरस है। तो डायमंड नॉन फेरस मटेरियल को कट करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायमंड व्हील। क्वेश्चन नंबर 42 है, द पर्पस ऑफ लेबलिंग बोल्ट इज टू। बोल्ट के समतलन का उद्देश्य क्या होता है? ए सपोर्ट द लोड ऑफ द मशीन, बी एडजस्ट द हाइट ऑफ द मशीन, सी टू प्रोवाइड रिजिडिटी टू द मशीन एंड डी नन ऑफ द अबव। लेवलिंग बोल्ट का मुख्य उद्देश्य होता है हाइट को एडजस्ट करना, क्योंकि इसके अंदर होता है एक एडजस्टेबल मैकेनिज्म, जिससे हम क्या कर सकते हैं? लेंथ को चेंज कर सकते हैं। लेंथ चेंजेस बाय एडजस्टेबल मैकेनिज्म। लेंथ से यहाँ पे क्या मतलब है? हाइट, ठीक है। और इसका इस्तेमाल हम पैरेलल अलाइनमेंट में भी करते हैं। और लेवलिंग बोल्ट क्या प्रोवाइड करता है? ये स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ये मशीन के वाइब्रेशन को रिड्यूस कर देता है और उसको एक बेहतर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एडजस्ट द हाइट ऑफ द मशीन। क्वेश्चन नंबर 43 है, x + 2y = 8 एंड 2x + y = 7। तो हमें x और y का पता लगाना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। पहली इक्वेशन को लेते हैं, x + 2y = 8। अब हम x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। वो कितना निकलेगा? x = 8 - 2y। हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है? 2x + y = 7। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, 2x + y = 7। यहाँ पे हम x का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 8 - 2y + y = 7। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 = 16 - 4y + y = 7। और इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो 16 - 4y + y कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा = 7। सॉरी, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे माइनस का साइन आएगा क्योंकि -4y ज़्यादा बड़ा है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3y = 7 - 16। तो ये हो जाएगा -3y = -9। ये इस नेगेटिव से ये नेगेटिव कट जाएगा तो ये बचेगा 3y = 9 और y = 9/3। तो ये 3 से 3 टाइम कट जाएगा तो y की मान क्या आएगा? y का मान आएगा 3, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इस सेकंड इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो क्या निकलेगा? x + 2 × 3 = 8। तो x + 6 = 8। तो x = 8 - 6, तो x निकलेगा 2। तो y का मान कितना है? 3 है और x का मान क्या है? 2 है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, इफ द होल साइज इज 25 + 0.0 by +0.02 mm and the shaft size is 25 - 0.005 upon -0.025 mm, the maximum clearance level is। यदि छिद्र का आकार इतना दिया हुआ है और शाफ्ट का आकार ये है तो अधिकतम निष्कासन क्या होगा? सबसे पहले हम देखेंगे मैक्सिमम क्लियरेंस का फॉर्मूला। तो मैक्सिमम क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। ये फॉर्मूला है मेन। अब आप ध्यान से देखना, ये होल है, होल की अपर लिमिट क्या है? 0.02, ठीक है। और शाफ्ट में मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ अप लिमिट, और शाफ्ट की लोअर लिमिट क्या होगी? 0.025 लो लिमिट, ठीक। तो सीधे इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो अपर लिमिट कितनी है? 0.02 माइनस लोअर लिमिट कितनी है? 0.025 माइनस 0.025। तो ये कितना निकल के आएगा?
0.02 माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 0.025 विच इज इक्वल्स टू 0.045 mm। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 0.045 mm। क्वेश्चन नंबर 45 है वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इज 0.5 त्रिज्या वाले ठोस गोले का आयतन डैश है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? V इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हमें रेडियस दे रखा है कितना? 0.5। तो वॉल्यूम कितना निकल जाएगा? 4/3 पाई 0.5 का क्यूब विच इज इक्वल्स टू V 4/3 पाई मल्टीप्लाई में 0.125। और इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा? 4/3 पाई मल्टीप्लाई में 125। ठीक है, इससे काट देते हैं इसको 250 टाइम्स 125 2 जा 250। तो ये निकल के आएगा 1/6 पाई मीटर क्यूब या पाई/6 मीटर क्यूब। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है अ ट्रेन रन फॉर 30 मिनट एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 30 मिनट एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर देन द एवरेज स्पीड इज। एक रेल 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 मिनट चलती है और अगले 30 मिनट 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो उसकी औसत गति क्या होगी? तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो पहले 30 मिनट में स्पीड कितनी थी? 80 किलोमीटर, टाइम 30 मिनट था, तो 30 मिनट मतलब हाफ एन आवर 1/2 आवर। तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 40 किलोमीटर। देन उसने अगले 30 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करा? वो है सेम 90 इंटू हाफ 45 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा? 40 किलोमीटर और 45 किलोमीटर यानी कि 85 किलोमीटर इसने टोटल डिस्टेंस कवर करा। टोटल टाइम कितना लिया? वो लिया है 30 मिनट प्लस 30 मिनट इक्वल्स टू 1 घंटा। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो डिस्टेंस टोटल कितना है? 85। टाइम कितना है? 1। तो एवरेज स्पीड हो गई 85 किलोमीटर पर आवर। ये आपका राइट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द टफनेस एंड टू रिड्यूस ब्रिटलनेस इज। चर्मलता को बढ़ाने और भंगुरता को घटाने के लिए उपयोग किए जाने वाली ऊष्मा उपचार प्रक्रिया डैश कहलाती है? ए एनलिंग, बी नॉर्मलाइजिंग, सी केस हार्डनिंग एंड डी टेम्परिंग। टेम्परिंग एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है जिसमें हम टफनेस को इंक्रीज करते हैं और ब्रिटलनेस जिसे हम भंगुरता भी बोलते हैं उसको हम डिक्रीज करते हैं। टेम्परिंग के केस में स्टील को पहले स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हीट करा जाता है और उसको बहुत स्लोली कूल करा जाता है। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है? जब हम इसको स्लोली कूल करते हैं तो उससे थोड़ी हार्डनेस तो कम होती है लेकिन उसकी टफनेस बढ़ जाती है, और जब टफनेस बढ़ेगी तो ब्रिटलनेस अपने आप कम हो जाएगी। जब हम स्टील को एकदम कूल डाउन करते हैं उस टाइम उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है लेकिन ब्रिटलनेस भी साथ साथ बढ़ जाती है। लेकिन अब हमने इसको बहुत स्लोली कूल करा है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में थोड़ी हार्डनेस कम हो जाएगी लेकिन टफनेस बढ़ जाएगी। एनीलिंग भी क्या है? ये एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। इसमें भी हम हीट करते हैं और कूल करते हैं, लेकिन इसमें जो स्टील होता है वो सॉफ्टर होता है और डक्टाइल होता है। नॉर्मलाइजिंग के केस में हम स्टील को हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं और इसको नॉर्मल एयर पे कूल करते हैं, लेकिन इससे स्टील की टफनेस नहीं बढ़ती है, इससे स्टील का ग्रेन स्ट्रक्चर अच्छा होता है। केस हार्डनिंग का केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो आउटर सरफेस होता है स्टील का वो हार्ड हो जाता है, वो टफ हो जाता है, लेकिन जो इसका इनर कोर होता है वो टफ नहीं होता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी टेम्परिंग। क्वेश्चन नंबर 48 है 3 टर्नर टेक 2 days टू प्रोड्यूस 30 पीसेस। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर 5 टर्नर टू प्रोड्यूस 75 सच पीसेस। 30 पीस बनाने के लिए 3 टर्नर 2 दिन लेते हैं, ऐसे 75 पीस बनाने के लिए 5 टर्नर कितना समय लेंगे? तो 3 टर्नर या 3 पीपल, इसको मैं मैन लिख देता हूँ, 3 मैन 30 पीसेस 2 दिन में बनाते हैं। इसका मतलब वो पर डे कितने पीस बना रहे हैं? 15 पीस बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? पर डे बन रहे हैं 15 पीसेस, तो एक टर्नर या एक मैन कितने पीसेस बना रहा है पर डे? 5 पीस बना रहा है, क्योंकि 3 टर्नर एक दिन में 15 बना रहे हैं तो एक बंदा 5 बनाएगा। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 5 टर्नर 75 पीस कितने टाइम में बनाएंगे? एक आदमी 5 पीस बना रहा है। अब हमारे पास 5 आदमी है तो एक दिन में 25 पीसेस बना पाएंगे। तो 75 पीसेस बनाने के लिए नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा? 75/25 विच इज इक्वल्स टू 3 days। 3 दिन में 5 टर्नर या 5 मैन 75 पीसेस बना पाएंगे। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 3। क्वेश्चन नंबर 49 है द प्रिंसिपल ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी इज नॉर्मली एम्प्लॉयड फॉर।
अंतर परिवर्तनीय का सिद्धांत आमतौर पर डैश के लिए उपयोग किया जाता है। ए मास प्रोडक्शन, बी प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल पार्ट, सी पार्ट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ साइज एंड डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए इंटरचेंजेबिलिटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंतर परिवर्तनीयता, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम आइडेंटिकल पार्ट को रिप्लेस कर दे विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। अगर हमें मास प्रोडक्शन करना है, मान के चलिए एक चिप है, एक चिप को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम एक ही चिप को प्रोड्यूस करेंगे हर बार तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, ठीक है, मैन पावर ज़्यादा लगेगी। तो हम क्या करते हैं, हम बिना कोई मॉडिफिकेशन करे, बिना कोई चीज चिप में अलग से मॉडिफाई करे, हम इसका मास प्रोडक्शन करेंगे। इसे ही बोला जाता है इंटरचेंजेबिलिटी। तो इंटरचेंजेबिलिटी क्या करती है? ये मास प्रोडक्शन करती है। हमें अगर लार्ज क्वांटिटी में एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल इस चिप में कुछ स्पेसिफिकेशन है, हमें सेम स्पेसिफिकेशन की कई लाखों चिप चाहिए, तो हम मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक चिप को बार बार बनाएंगे तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और एक्सपेंसिव भी होगा। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल पार्ट। हमने मास प्रोडक्शन में इसकी बात कर ली है कि जितने भी पार्ट बनेंगे वो सेम स्पेसिफिकेशन के होंगे और उनकी जो क्वालिटी होगी वो भी सेम होगी। और लास्ट है पार्ट विद प्रिस्क्राइब्ड लिमिट साइज। अब जब हम जो चिप बना रहे हैं उसका कोई साइज होगा, लेंथ ब्रेथ सब कुछ होगा, तो जो साइज होगा वो सब चिपों का सेम रहेगा, स्पेसिफिक साइज रहेगा, स्पेसिफिक टॉलरेंस लेवल रहेगा। तो इससे क्या आता है? इससे कंसिस्टेंसी आती है, इससे कंपैटिबिलिटी आती है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन फिनिशिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से क्या परिपूर्णता प्रक्रिया में शामिल है? ए पॉलिशिंग एंड लैपिंग, बी होनिंग एंड वेल्डिंग, सी कोटिंग एंड मिलिंग एंड डी मोल्डिंग एंड प्लेटिंग। फिनिशिंग प्रोसेस में आते हैं पॉलिशिंग एंड लैपिंग। फिनिशिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट होता है उसके सरफेस को स्मूथ करते हैं, उसमें शाइन प्रोवाइड करते हैं और एक अच्छी प्लीजिंग एस्थेटिक लुक देते हैं। पॉलिशिंग एंड लैपिंग ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के फाइनल स्टेप होते हैं, फाइनल स्टेप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक। तो लैपिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो वर्क पीस होता है उसमें बहुत थोड़ा अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव होता है ताकि हमें एक बहुत अच्छी स्मूथ और प्रिसाइज फिनिश मिल पाए। इसमें हम एब्रेसिव मटेरियल का यूज करते हैं। अब ये एब्रेसिव मटेरियल बोथ आपके पॉलिशिंग में भी यूज होते हैं और लैपिंग में भी यूज होते हैं। पॉलिशिंग में क्या करते हैं हम, पॉलिशिंग में हम जो मटेरियल के ऊपर इम्परफेक्शन होता है उसको रिमूव करते हैं। इम्परफेक्शन कैसा हो सकता है? ऑक्सीडेशन भी हो सकता है मटेरियल के ऊपर, स्क्रैचेस हो सकते हैं, कुछ लाइन हो सकती हैं, तो इनको रिमूव करा जाता है पॉलिशिंग की मदद से। इसमें भी हम एब्रेसिव मटेरियल यूज करते हैं सच एज सैंड पेपर। ये मैं पॉलिशिंग की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हम सैंड पेपर का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम हाई स्पीड पॉलिशिंग मशीन का यूज करते हैं, ठीक है। तो लैपिंग में हम बिल्कुल स्मूथ और एक प्रिसाइज फिनिश प्रोवाइड करते हैं और पॉलिशिंग में हम सरफेस इम्परफेक्शन को रिमूव करते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस किसकी हैं? ये फिनिशिंग प्रोसेस है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे पॉलिशिंग एंड लैपिंग राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, ग्रेड 1 स्लिप गेज आर यूज्ड इन। ग्रेड 1 स्लिप गेज का उपयोग डैश में किया जाता है। ए वर्कशॉप बाय ऑपरेटर, बी इंस्पेक्शन रूम, सी ईदर ए और बी एंड डी नीदर ए नॉर बी। ग्रेड 1 एक हाईली एक्यूरेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका इस्तेमाल इंस्पेक्शन रूम में किया जाता है। अब ग्रेड ए स्लिप गेज से हम क्या मेजर कर सकते हैं? लेंथ मेजर कर सकते हैं, थिकनेस मेजर कर सकते हैं, गैप मेजर कर सकते हैं, एंगल मेजर कर सकते हैं, डायमीटर मेजर कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का वर्सेटाइल टूल है। अब कई ग्रेड के स्लिप गेज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रेड 0, इसका इस्तेमाल अदर गेजेस को कैलिब्रेट करने के लिए यूज होता है, कैलिब्रेटिंग अदर गेजेस। ग्रेड 1 का तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? इंस्पेक्शन रूम के लिए होता है। अब ग्रेड 2 का इस्तेमाल किस लिए होता है? इसका इस्तेमाल वर्कशॉप एप्लीकेशन में होता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इंस्पेक्शन रूम। क्वेश्चन नंबर 52 है, मेंटेनेंस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। अनुरक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शामिल है? ए रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट, बी रिपेयर ऑफ कंपोनेंट, सी सर्विस ऑफ कंपोनेंट एंड डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए मेंटेनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी मशीनरी में या किसी भी ऑफिस में, वर्किंग इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो मेंटेनेंस में हम क्या करते हैं, हम किसी भी मशीन का या किसी भी उपकरण या सिस्टम को अच्छी स्थिति में रखने की कोशिश करते हैं ताकि मशीन अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम कर सके। अब हमने कोई भी कंपोनेंट, कोई भी मशीन लिया, भाई उसको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी खराब हो जाएगी, दूसरा वो हमारे लिए भी डेंजर हो सकती है।
कोई भी हैजार्ड, कोई भी एक्सीडेंट ऐसे हो सकता है। तो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। तो मेंटेनेंस में हम क्या करते हैं, कंपोनेंट को रिप्लेस करते हैं। अगर इन केस कोई कंपोनेंट कंप्लीटली डैमेज हो गया तो उस केस में हम उस कंपोनेंट को नए से रिप्लेस कर देंगे। दूसरा, हम कंपोनेंट को रिपेयर भी करते हैं। अगर कंपोनेंट थोड़ा बहुत खराब है और वो रिपेयर हो सकता है और उसको हम रीयूज कर सकते हैं तो उस केस में हम कंपोनेंट को रिपेयर भी करते हैं और कंपोनेंट की सर्विस भी करते हैं। सर्विस का मतलब हम कंपोनेंट को क्लीन करते हैं। इन केस अगर उसको लुब्रिकेंट की जरूरत है तो उसको लुब्रिकेंट देते हैं ताकि कंपोनेंट प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाए। तो इसका मतलब हम ये तीनों चीजें करते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 53 है, यू हैव टू मशीन अ फ्लैट सरफेस ऑन अ वर्कपीस 2 मीटर इन लेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन यू विल चूज फॉर दिस। आपको एक 2 मीटर लंबे वर्क पीस पर सपाट सतह वाले पदार्थ पर कार्य करना है। इस हेतु आप निम्नलिखित में से कौन सी मशीन का चयन करेंगे? ए शेपिंग मशीन, बी मिलिंग मशीन, सी स्लॉटिंग मशीन एंड डी प्लानिंग मशीन। देखिए, प्लानिंग मशीन सबसे ज्यादा सूटेबल होती है फ्लैट सरफेस के लिए। प्लानिंग मशीन से हम लॉन्ग और एक फ्लैट सरफेस वर्क पीस पे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो प्लानिंग मशीन का कटर होता है वो स्ट्रेट लाइन में आगे पीछे चलता है, तो जिससे हमें एक फ्लैट और स्मूथ सरफेस मिलता है वर्क पीस पे। शेपिंग मशीन भी फ्लैट सरफेस क्रिएट कर सकती है, लेकिन ये लॉन्ग वर्क पीस के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, ये स्मॉल वर्क पीस के लिए इस्तेमाल होती है। मिलिंग मशीन से हम अलग अलग तरीके के सरफेस क्रिएट कर सकते हैं, बट फ्लैट सरफेस इससे ज्यादातर क्रिएट नहीं करा जाता है। स्लॉटिंग मशीन से हम स्लॉट क्रिएट करते हैं, फ्लैट सरफेस क्रिएट नहीं करते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, प्लानिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 54 है, जेनी कैलिपर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। जेनी कैलिपर को डैश भी कहा जाता है। ए इनसाइड कैलिपर, बी हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, सी आउटसाइड कैलिपर एंड डी नन ऑफ दी अबव। जेनी कैलिपर को हम हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं। हम जेनी कैलिपर की मदद से किसी भी टूल का इंटरनल डायमेंशन और एक्सटर्नल डायमेंशन दोनों को मेजर कर सकते हैं। अब हर्मोफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है? हर्मोफ्रोडाइट का मतलब होता है ये मेल और फीमेल फंक्शन दोनों कर सकता है। यानी कि जो मैंने पहले बताया था, हम इंटरनल डायमेंशन और एक्सटर्नल डायमेंशन दोनों मेजर कर सकते हैं और इसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। इस उपकरण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो स्टील के राउंड या स्क्वायर भाग के केंद्र को ढूंढना होता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 55 है, नेम द वाशर विच इज यूज्ड टू प्रिवेंट वाइब्रेशन लूजिंग ऑफ नट। कंपन के कारण नट के ढीले पड़ने को रोकने के लिए किस वाशर का उपयोग किया जाता है? ए प्लेन वाशर, बी मशीन वाशर, सी स्प्लिट वाशर एंड डी स्प्रिंग वाशर। स्प्रिंग वाशर की मदद से हम नट को ढीले होने से बचा सकते हैं। जब वाइब्रेशन होती है किसी भी मशीन में तो नट ढीला हो सकता है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्प्रिंग वाशर का। स्प्रिंग वाशर एक स्पेशल टाइप के वाशर होते हैं जो एक मेटल की पतली प्लेट से बने होते हैं और उनको जो शेप दी जाती है वो स्प्रिंग की तरह दी जाती है और जब इसको हम नट के नीचे रखते हैं तो ये एक स्प्रिंग की तरह काम करते हैं और नट को कसकर पकड़ के रखते हैं। और जब भी वाइब्रेशन होती है तो ये वाइब्रेशन का मैक्सिमम पार्ट झेल जाते हैं, जिससे कि जो नट है वो लूज नहीं होता है। ये होते हैं स्प्रिंग वॉशर। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, स्प्रिंग वॉशर। क्वेश्चन नंबर 56 है, द यूज ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर। जिग्स एंड फिक्सचर का उपयोग क्यों होता है? ए फैसिलिटेट deployment of less skilled labor for production, B eliminate pre-machining operation like marking, measuring etc, C reduce manual handling operation and D all of the above। देखिए, जिग का इस्तेमाल किस लिए होता है? जिग का इस्तेमाल टूल को होल्ड करने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए और उसे लोकेट करने के लिए होता है और ये कटिंग टूल को ऑपरेशन के टाइम पे गाइड भी करता है। ये काम होता है जिग का। फिक्सचर क्या करता है? केवल वर्क पीस को लोकेट करता है और होल्ड करता है, पर ये कटिंग टूल को गाइड नहीं करता है। अब दोनों के बेनिफिट क्या होते हैं? पहला तो ये एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। दूसरा, हम इसका इस्तेमाल लेस स्किल्ड लेबर के साथ भी कर सकते हैं। तीसरा, ये प्री मशीनिंग ऑपरेशन को रिमूव कर देता है, यानी कि हम मैनुअल मार्किंग और मेजरिंग को कम कर सकते हैं। और चौथा, रिड्यूस मैनुअल हैंडलिंग, क्योंकि इस केस में ऑपरेशन ऑटोमेट होता है तो इसी वजह से जो एरर के रिस्क हैं वो कम हो जाते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 57 है, द बेस्ट पोजीशन टू होल्ड द जॉब इन द वाइस व्हेन फिलिंग इज। रेतन के दौरान जॉब को वाइस में पकड़ने की सही अवस्था वहाँ है जब रेतन डैश स्तर पे हो। ए आर्म लेवल, बी एल्बो लेवल, सी आई लेवल एंड डी शोल्डर लेवल। वाइस की मदद से हम किसी भी टूल को या किसी भी वर्क पीस को सिक्योरली होल्ड कर सकते हैं। और सबसे कंफर्टेबल पोजीशन कौन सी होती है?
वो होती है एल्बो लेवल। जब वाइस एल्बो लेवल के स्तर पे हो तो वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन होती है, क्योंकि इससे हमें एक तो फिजिकल कंफर्ट मिलता है, क्योंकि एल्बो लेवल पे आपकी आर्म एक नेचुरल पोजीशन पे होती है जिससे फटीग थकान कम होती है और आप ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं। दूसरा, इससे एक्यूरेसी भी बढ़ती है। जब आपको थकान कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, जिससे आपको एक प्रिसाइज फिनिश मिलेगा। तीसरा, फॉर सेफ्टी रीजन एल्बो लेवल मेंटेन करना अच्छा होता है, क्योंकि बैड पोस्चर इंजरी को बढ़ावा दे सकता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एल्बो लेवल। क्वेश्चन नंबर 58 है, फुलर आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस? फुलर्स किस कार्य हेतु उपयोग किए जाते हैं? इन नेकिंग एंड ग्रूविंग, बी फॉर्मिंग द हेड ऑफ रिबेट बोल्ट एक्सेट्रा, सी ड्राइंग डाउन एंड डी मार्किंग शोल्डर विथ राइट एंगल। फुलर का इस्तेमाल नेकिंग और ग्रूविंग दोनों के लिए किया जाता है, और इसका कार्य क्या होता है? ये मेटल के वर्कपीस को स्प्रेड कर देता है, फैला देता है जब मेटल का वर्कपीस प्लास्टिक स्टेट में होता है। तो इसका मतलब जब हम मेटल को हीट करते हैं और मेटल अपनी प्लास्टिक स्टेट में होता है तो हम एक कंप्रेसिव लोड अप्लाई करते हैं, जिससे कि जो वर्कपीस है वो स्प्रेड हो जाता है और ये अलग अलग शेप एंड साइज में अवेलेबल होते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन होगा नेकिंग एंड ग्रूविंग। क्वेश्चन नंबर 59 है, द लोएस्ट पॉसिबल रेट ऑफ फीड विल गिव, बढ़न का संभावित न्यूनतम दर क्या देगी? ए पुअर सरफेस फिनिश, बी मीडियम सरफेस फिनिश, सी गुड सरफेस फिनिश एंड डी नन ऑफ द अबव। देखिए, सरफेस फिनिश कटिंग स्पीड और फीड रेट पे डिपेंड करती है। अगर कटिंग स्पीड या फीड रेट हाई होगा उस केस में सरफेस रफनेस भी इंक्रीज हो जाएगी। तो फीड रेट सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है सरफेस रफनेस को लेके। अगर हमें एक बेटर सरफेस फिनिश पाना है तो हम स्मॉल वैल्यू ऑफ फीड रेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जितना कम फीड रेट होगा उतना ही अच्छा हमें सरफेस फिनिश मिलेगा। फीड रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस फिनिश। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गुड सरफेस फिनिश। क्वेश्चन नंबर 60 है, स्क्रू ड्राइवर used for tightening screw having a star or cross grooved head using in electronic component is। विद्युत संबंधी उपकरणों में तारक अथवा क्रॉस खांचे के शीर्ष वाले स्क्रू को कसने हेतु उपयोग किए जाने वाले पेचकस डैश है। ए रैचेट स्क्रू ड्राइव, बी फिलिप्स स्क्रू ड्राइव, सी वॉच मेकर स्क्रू ड्राइव एंड डी ऑफसेट स्क्रू ड्राइव। फिलिप स्क्रू ड्राइवर का उपयोग हम स्टार और क्रॉस शेप्ड हेड वाले स्क्रू को टाइट करने के लिए करते हैं। अब जो फिलिप स्क्रू ड्राइवर का हेड होता है वो क्रॉस शेप स्लॉट में इजीली फिट हो जाता है, और फिलिप स्क्रू ड्राइवर में 4 कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं, जिससे कि हमें एक बेटर स्टेबिलिटी मिलती है और स्क्रू ड्राइवर स्लिप भी नहीं होता है। और इसका इस्तेमाल हम मैनुअली भी करते हैं और पावर टूल के रूप में भी करते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिलिप स्क्रू ड्राइवर। दोस्तों, ये वाला HSFC का पेपर फिटर का कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।